brought to you by Infinix. आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। एक मुहावरा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सयानों ने जब ये कहावत गढ़ी तो बड़ी सावधानी रखी। ये नहीं कहा कि बेगानी शादी में खाना खा लेना या बारात चढ़ते वक्त नाच लेने में बुराई है। उन्होंने अब्दुल्ला से बस ये कहा कि दीवाने मत हो जाना। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत में सामने आ रही प्रतिक्रियाओं में इसी चेतावनी का उल्लंघन होता दिख रहा है। उनके नाम, उनके धर्म और उनकी निजी जिंदगी में जहां जहां भारत लिखा है उसे इस तरह रेखांकित किया जा रहा है मानो ऋषि एक मिसाइल हो जिसे भारत में तैयार किया गया और 200 साल की गुलामी का बदला लेने के लिए ब्रिटेन पर दाग दिया गया। कोई उनके हाथ में बंधे कलावे की तस्वीर पर गोला बना रहा है तो कोई प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मॉफ्ड तस्वीरों को शेयर कर रहा है। खबर दिवाली के दिन आई तो राम का बदला और राम का इंसाफ टाइप चीजें भी कही गई। इस कोलाहल में बड़े सलीके से यह सवाल भुला दिया गया कि ऋषि सुनक की यात्रा और उनकी सफलता में हम देशवासियों के लिए कौन से सबक छिपे हैं। आज दिन की बड़ी खबर में हम इन्हीं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल नोटों पर देवी देवताओं की तस्वीरें क्यों छपवाना चाहते हैं और विपक्षी इस पर क्या कह रहे हैं जो उनके पक्ष के नहीं हैं, उस पर भी बात करेंगे। पर पहले उस आईने में झांकते हैं जो लंदन ने दिल्ली को दिखाया है। सबसे पहले इस बात को दर्ज किया जाए कि ऋषि सुनक का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना यकीनन एक असाधारण घटना है। ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस जैसी ताकतों ने जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को अपना गुलाम बनाया तो एक अजीबोगरीब तर्क दिया। कहा कि सभ्यता का उदय हुआ है यूरोप में और इसलिए यूरोप की यह जिम्मेदारी है कि वो बाकी दुनिया को भी सभ्य बनाए। इसे कहा गया व्हाइट मैन्स बर्डन, यानी गोरे आदमी की जिम्मेदारी। औपनिवेशिक ताकतें जहां जहां पहुंची मूल निवासियों की मान्यताओं, परंपराओं, आस्था, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को कुचलती रही। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर व्हाइट मैन्स बर्डन का पाखंड गढ़ा। यूरोप में हुए फसाद में पूरी दुनिया को घसीटकर उसे पहले और दूसरे विश्व युद्ध का नाम दिया गया। इस लड़ाई को भी मित्र देशों ने लाखों एशियाई और अफ्रीकी मूल के लोगों के बल और पैसे से जीता। दिल्ली में जो इंडिया गेट आप देखते हैं वो जानते हैं क्या है? नहीं जानते तो हम याद दिला देते हैं। उस पर उन हजारों भारतीय सैनिकों के नाम खुदे हैं जो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। यही कहानी दूसरे विश्व युद्ध में भी दोहराई गई, लेकिन एहसान फरामोशी ऐसी कि जो चर्चिल बतौर प्रधानमंत्री भारतीयों को अपनी लड़ाई में घसीटते हैं वही भारत की आज़ादी पर यह टिप्पणी करते हैं। अगर उन्हें आज़ादी दे दी तो सत्ता धूर्त, बदमाश और लुटेरों के हाथ में चली जाएगी। एक वक्त आएगा जब पानी की बोतल और रोटी के टुकड़े तक टैक्स से नहीं बच पाएंगे। सिर्फ हवा मुफ्त होगी और लाखों लोगों के खून का जिम्मा एटली के सर पर होगा। यहाँ चर्चिल भारतीयों के साथ साथ क्लीमेंट एटली को भी कोस रहे थे जो 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। यहाँ चर्चिल का विरोध सिर्फ राजनीतिक नहीं है, उसका एक नस्ली या रेसिस्ट पक्ष भी है जो ये कह रहा है कि भारतीय लोग स्वभावतः धूर्त और बदमाश होते हैं। पर यह चर्चिल का इकलौता नस्लवेदी बयान नहीं था और ना ही चर्चिल ऐसा सोचने वाला अकेला आदमी। बावजूद इसके एक सदी से भी कम में एक भारतवंशी का ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बन जाना ये बताता है कि समय के साथ ब्रिटेन का राजनीतिक सिस्टम परिपक्व हुआ है। वहां बाहर से आए या ताल्लुक रखने वाले लोगों को मौके दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चर्चिल की सोच वाले लोग आज ब्रिटेन में नहीं हैं। बीते 3 दिनों से ब्रिटेन में एक चर्चित रेडियो शो पर हुई बातचीत वायरल हो रही है। लाइव प्रोग्राम में एक शख्स ने कॉल करके रेडियो पर यह बयान दिया। कई लोगों के मुताबिक ऋषि सुनक तो ब्रिटिश हैं ही नहीं। ब्रिटेन में 85% लोग गोरे हैं और वो अपने जैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं। मैं भी तो भारत जाकर वहां का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अच्छी बात यह थी कि शो की होस्ट ने इस बात को तर्कों के साथ काटा। इसीलिए सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद पोएटिक जस्टिस वाली जो बात कही जा रही है उसे खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि इस पोएटिक जस्टिस का संबंध ब्रिटेन की राजनीति और समाज से है, ना कि हमसे। हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको आगे और विस्तार से समझ में बात आएगी। भारत में लोग ऋषि सुनक को भारतवंशी कहकर खुश हो रहे हैं, लेकिन उन पर दावा करने वालों या उनकी सफलता में अपनी विरासत की छाप खोजने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। गौर करिएगा, पाकिस्तान के लिए ऋषि पाकिस्तान वंशी हैं क्योंकि सुनक एक पंजाबी खत्री परिवार से हैं। उनके दादा रामदास सुनक मूलतः गुजरावाला के रहने वाले हैं और गुजरावाला पड़ता है पाकिस्तान के पंजाब में। हालांकि सुनक जब गुजरावाला से माइग्रेट किए थे तब पाकिस्तान का नक्शे पर अस्तित्व नहीं था, वो भारत का हिस्सा था। ये 1947 से पहले की बात है।
दूसरा देश जिसकी दावेदारी है वो है केन्या। केन्या के लिए ऋषि केन्यावंशी हैं क्योंकि रामदास सुनक 1935 में गुजरावाला से केन्या चले गए थे। राजधानी नैरोबी में उन्होंने एक क्लर्क की नौकरी की और फिर वहीं बस गए। 25 अक्टूबर के लल्लन टॉप शो में हमने आपको बताया था कि किस तरह उस दौर में केन्या में गुलाम भारत का कानून चलता था, रुपया भी चलता था। भारतीय केन्या और दूसरे अफ्रीकी देशों में व्यापारी बनकर गए, अंग्रेजी हुकूमत के कर्मचारी बनकर गए और जब मोम्बासा के बंदरगाह तक युगांडा रेलवे लाइन डाली जा रही थी तब बंधुआ मजदूर बनकर भी गए। रामदास सुनक के केन्या जाने के बाद उनकी पत्नी सुहाग रानी सुनक पहले दिल्ली आई और फिर 1937 में अपनी सास के साथ केन्या चली गई। तंजानिया के लिए भी सुनक तंजानिया वंशी हैं क्योंकि ऋषि की मां उषा सुनक तांगानिका में पैदा हुई थी जो आगे चलकर तंजानिया का हिस्सा बना। उषा सुनक के पिता यानी ऋषि के नाना रघुबीर बैरी पंजाब के लुधियाना में पड़ने वाले करीमपुरा मोहल्ले से ताल्लुक रखते हैं। अपने समय के कई दूसरे भारतवंशियों की ही तरह रघुबीर बैरी भी पहले पूर्वी अफ्रीका गए और फिर ब्रिटेन के लिए ऋषि एक ब्रिटिश नागरिक हैं, या कम से कम सुनक भी यही चाहते हैं कि ब्रिटिश नागरिक की तरह ही उन्हें देखा जाए। रामदास सुनक के बेटे यशवीर सुनक 1960 के दशक में ब्रिटेन आ गए। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस NHS में बतौर जनरल प्रैक्टिशनर काम करना शुरू किया। यहीं उनकी मुलाकात साउथहैम्पटन में एक फार्मेसी चला रही उषा से हुई। दोनों ने शादी की। जोड़े के 3 बच्चे हुए, ऋषि, संजय और राखी। इन्हीं में से सबसे बड़े ऋषि की आज सब और चर्चा है। ऋषि की कहानी उस महाप्रवास की कहानी भी है जो उपनिवेशवाद यानी कोलोनियलिज्म से जन्मा। अंग्रेजों ने भारत में से लोगों को ले जाकर पूर्वी अफ्रीका में बसाया। जब वहाँ केन्या और युगांडा जैसे देश आज़ाद होने लगे और ईदी अमीन जैसे तानाशाह आए तो उन्होंने सारी समस्याओं की जड़ बाहरियों को बताया। मूल निवासी और बाहरी वाली इस बहस की चपेट में यूरोपियन नागरिक तो आए ही, लेकिन उन भारतीयों को भी नहीं बख्शा गया जो अंग्रेज शासन के दौरान वहाँ गए थे। और तब ये लोग ब्रिटेन गए। इसलिए ब्रिटेन में आपको पूर्वी अफ्रीका से आए ऐसे लोगों की बहुत बड़ी आबादी मिलेगी जिनकी जड़ें आधुनिक भारत या पाकिस्तान में हैं। भारत, पाकिस्तान, कीनिया, तंजानिया और ब्रिटेन ऋषि की विरासत इन सारे देशों में मिले अनुभव और संस्कार से बनी है। इसलिए ऋषि की पहचान में अपने लिए गर्व खोजते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। नागरिकता और सांस्कृतिक पहचान की जिन सीमाओं में हम ऋषि को बांधने की कोशिश कर रहे हैं उसे उनके परिवार की पीढ़ियों ने कई बार नए तरीके से डिफाइन किया है। एक लंबे सफर के बाद ब्रिटेन पहुंचे इन परिवारों ने बहुत मेहनत से वहां के समाज में अपने लिए जगह बनाई, हद दर्जे का नस्लभेदी व्यवहार सहा और पूरा ध्यान लगाया उस एक चीज पर जो उन्हें ऊपर उठा सकती थी, शिक्षा। यशवीर और उषा सुनक ने ये किया, एक एक पैसा जोड़ा और अपने तीनों बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दिलाई। ऋषि सुनक की पढ़ाई विंचेस्टर कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई। लल्लन टॉप शो देखने के बाद आप चाहें तो इन नामी शिक्षण संस्थानों को आराम से गूगल कर सकते हैं। तब आप ऋषि के परिवार के त्याग और उनकी अपनी मेहनत का मोल जान पाएंगे। हम भारतीय जान पाएंगे क्योंकि हम सबसे ज़्यादा ध्यान शिक्षा पर देते भी हैं और हमेशा अपनी माली हालत से कहीं बेहतर के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। मैंने अपने परिवार में ये देखा और अपने इर्द गिर्द के हज़ारों लाखों परिवारों में ये देखा है। एक सत्य और है, इन सारी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचानों के साथ साथ ऋषि सुनक का परिवार अपनी हिंदू पहचान पर भी कायम रहा। धर्म उनका व्यक्तिगत चुनाव था और सार्वजनिक जीवन में आने के बाद भी उन्होंने उस व्यक्तिगत चुनाव को या अपनी धार्मिक मान्यताओं को नहीं तजा। करियर या जीवन की फिलॉसफी को लेकर ऋषि पहचान या नागरिकता को कितना मोल देते होंगे ये उनके लिए फैसलों में नजर आता है। वो अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स में काम करते रहे, फिर फाइनेंस की दुनिया में 2 और संस्थाओं के लिए काम करते हैं। एक का ताल्लुक ब्रिटेन से, दूसरी का अमेरिका से। दोनों में उनका बॉस फ्रेंच मूल का एक शख्स। इसके बाद वो एक भारतीय इन्वेस्टमेंट फर्म कैटामरान वेंचर्स के लिए काम करने लगते हैं और यहाँ तक आते आते वो एक भारतीय महिला से शादी भी कर चुके होते हैं, अक्षता मूर्ति, इन्फोसिस के लिए मशहूर उद्योगपति नारायण मूर्ति की बेटी। इसीलिए हमने कहा था ऋषि को किसी एक भूगोल या पहचान में बांधना मुश्किल है क्योंकि संभवतः वो खुद दुनिया को इस तरह से नहीं देखते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सुनक की कहानी में कोई विरोधाभास नहीं है। वो राजनीति में आते हैं तो कंजर्वेटिव पार्टी ज्वाइन करते हैं जो परंपरागत रूप से ब्रिटेन के बाहर से आए लोगों के खिलाफ है। 2014 में रिचमंड से सांसद बनते हैं, थेरेसा मे की कैबिनेट में जूनियर मिनिस्टर बनते हैं, बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में वित्त मंत्री बनते हैं। कोविड काल में अपने लिए नाम और प्रसिद्धि कमाते हैं और फिर 42 साल की उम्र में ब्रिटेन के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इसमें अगर ऋषि सुनक की मेहनत और राजनीति की समझ का रोल था तो ब्रिटिश राजनीति में क्रमशः आते सुधार और स्वीकार्यता का भी रोल था।
ब्रिटेन की राजनीति में जब ऋषि सुनक के लिए जगह बन रही थी, तभी पाकिस्तानी मूल के साजिद जावेद के लिए भी जगह बन रही थी। वो लंदन के मेयर रह चुके हैं और सुनक से पहले ब्रिटेन के वित्त मंत्री वही थे और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। तो ब्रिटेन में पाकिस्तानी और भारतीय दोनों मूल के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। अब इसमें भारत के लिए क्या सबक है? कौन भूल सकता है 2004 का वो दौर जब कांग्रेस गठबंधन ने जीत दर्ज की थी और स्वाभाविक रूप से सोनिया गांधी का नाम प्रधानमंत्री के पद के लिए आगे चलने लगा। तब क्या शरद पवार और क्या सुषमा स्वराज, सभी ने एक लकीर खींच दी थी कि कोई विदेशी भारत का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। सुनिए तब सुषमा स्वराज ने क्या कहा था। श्रीमती सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो उधर उनकी शपथ होगी और इधर मेरा त्यागपत्र होगा, और ये लड़ाई मैं एक भिक्षुणी के तौर पर लड़ूंगी, जिसमें मैं रंगीन वस्त्र उतारकर केवल श्वेत वस्त्र धारण करूंगी, सफेद साड़ी धारण करूंगी, अपने केश कटा दूंगी, जमीन पर सोऊंगी और भुने चने खाऊंगी। सुषमा स्वराज पार्टी लाइन से बनकर ये कह रही थी या फिर वो चुनाव हार जाने की कड़वाहट थी, बताना मुश्किल है। खुद सुषमा स्वराज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस वाकये के बाद भी हमने बार बार देखा कि भारतवंशियों की विदेश में उपलब्धि पर तो यहाँ खूब पटाखे दागे गए, लेकिन भारत की राजनीति में विदेशी और बाहरी एक गाली बना रहा। मैं दूर की क्या बात कहूँ, हम हिमाचल और गुजरात के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मेरी रिसर्च टीम ने आज गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, उनके बारे में सामने रखा और उन पर भी ये इल्ज़ाम लगा। क्यों? क्योंकि उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ। अब महाराष्ट्र कोई विदेश में तो है नहीं, भारत में ही है। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, उनका परिवार गुजरात में आकर बस गया। गुजरात में वो पुलिस में रहे, फिर राजनीति में आए और तीसरी बार के सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष। उन पर भी ये दबाव लगाया जा रहा है, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो ये बाहरी वाली बात, ये विदेशी वाली बात बहुत अलग अलग संदर्भों में इस्तेमाल की जाती है। आपने देखा होगा, एक ही प्रदेश में किसी नेता को बगल की या दूसरे ज़िले की सीट पर टिकट दे दिया जाता है, तब भी ये बाहरी वाली बात रहती है। लेकिन विरोध कहाँ तक? बात सिर्फ सोनिया गांधी, कांग्रेस, CR पाटिल या भाजपा की नहीं है। कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाए तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन कोई अमेरिकी नागरिक अगर वहीं रहते हुए भारत के बारे में ट्वीट भी कर दे तो हम नाराज़ हो जाते हैं। हम सुनक की सफलता के जश्न में एक और बात भूल जाते हैं कि भले उनके माता पिता भारत आकर वैष्णो देवी के दर्शन करते हों, भले वो अपनी पत्नी के शहर बेंगलुरु घूमने आते हों, भले वो गीता पर हाथ रखकर पद की शपथ लेते रहें, लेकिन वो हित साधेंगे अपने देश के, और उस देश का नाम भारत नहीं ब्रिटेन है। सुनिए विदेश मामलों की जानकार स्वस्ति राव इस बारे में क्या कहती हैं। ऋषि सुनक के यूनाइटेड किंगडम का PM बनने में भारत को क्या फायदा है, इसको देखने के दो नजरिए हैं। एक तो बड़ा प्रैक्टिकल सा नजरिया है और दूसरा थोड़ा टेक्निकल नजरिया है। तो प्रैक्टिकल नजरिया है वो ये कि एक ब्रिटिश इतने बड़े जो मतलब हमारे कॉलोनियल मास्टर्स रहे हैं एटसेट्रा, वहां पर एक भारतीय मूल का व्यक्ति और भी बहुत सारे उनके साथ लेबल्स लगे हैं उनकी आइडेंटिटी को लेकर कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, और उसके बाद फिर वो नारायण मूर्ति यानी इन्फोसिस के दामाद हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से जो एक भारतीयता की छाप है उसको तो डिनाई करना मुश्किल है, वो बिल्कुल है, और इट इज डेफिनेटली अ सक्सेस स्टोरी ऑफ इमिग्रेंट्स। ठीक है, तो एक इमिग्रेंट की सक्सेस स्टोरी है, इसको भी समझना एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उस बात का, बिल्कुल सही। अब आते हैं थोड़ा सा लेकिन टेक्निकल बात पर कि क्या भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बनने से अचानक आप भारत और यूके के संबंधों में या इकोनॉमिक संबंधों में एक अलग लेवल की गर्मजोशी देखेंगे जो ऋषि सुनक के होने के पहले नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, इस बात को याद रखें। उन्होंने अपने आने के बाद जो वक्तव्य दिया है पहला, वो भी ये दिया है कि उनको ब्रिटेन के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वो इस बात से काफी दिखते हैं, अवेयर दिखते हैं कि ब्रिटेन के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सबसे पहले सॉल्व करना है। उनके एजेंडे पर भारत नहीं है, इस बात को हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। अब एक आखिरी बात इसमें आती है जिसके बारे में हमेशा बात होती है, वो भारत और यूके का FTA है, और क्या उनके आने की वजह से इस FTA में कोई पुश मिलेगा। देखिए, भारत और यूके का FTA इस वक्त जिस समय पे खड़ा है वो नेचुरल कारणों से ही उसको पुश मिलेगा। ये बात मैं कल भी समझा रही थी कि देखिए यूके के सामने इस समय क्या प्रॉब्लम है। यूके ऑलरेडी
एक एफटीए नेगोशिएट करा था यूएसए के साथ, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो यूके के ऊपर, और यूके में जो इस वक्त कंजर्वेटिव्स हैं उनके ऊपर भी काफी प्रेशर है, क्योंकि लगातार इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है, तो उनके ऊपर भी प्रेशर है, लेबर पार्टी के निशाने पर भी है, वहां के इलेक्टोरेट के भी निशाने पर है कि दे ऑल्सो हैव टू डिलीवर। तो यूके के यूएस के इस पर्टिकुलर एफटीए के कोलैप्स के बाद, मतलब अभी टॉक्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं, भारत के साथ जो ये एफटीए है ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और हमारा यूके के साथ इन जनरल जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है, देखिए वो अच्छा है, उसमें काफी सुधार भी देखने को आया है, और इस एफटीए के बाद ये जो ट्रेड है ये और बेहतर ही होना है। तो ऋषि सुनक भारत के लिए वैसी ही नीतियां बनाएंगे जो उनके देश को सूट करेंगी। इसकी अच्छी दिशा में जाने की संभावना इसलिए क्योंकि बाजार की मांग वही है, ना कि इसलिए कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक भारतवंशी बैठ गया है। इसी बिंदु पर अब हम आपको सुनवाते हैं हर्ष वी पंत की राय। पंत किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ाते हैं, भारत में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं। ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम ने ये दिखाया कि ब्रिटिश डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर हो गई है कि वो रेस, कलर, क्रीड से ऊपर उठकर अपनी लीडर्स को तलाशने में की संभावनाओं को स्वीकार करती है। तो उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, जब आप उस लेवल की मैच्योरिटी अगर आप में आ जाती है। भारत में भी हमने देखा है कि भारत की डेमोक्रेसी में अभी भी काफ़ी ऐसी संभावनाएं हैं जहां पर हम जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें कॉम्पिटेंस और रिप्रेजेंटेशन दोनों को लेकर आगे बढ़ें। क्योंकि जो सुनक साहब हैं वो सिर्फ ये नहीं कि उनको बना दिया कि वो या वो उनको लीड मिल गई इस कॉन्टेस्ट में सिर्फ इसलिए कि वो एक पर्सन ऑफ कलर हैं या एशियन मूल के हैं। एक बड़ा टेक्निकल आर्ग्यूमेंट रहा है कि भाई इस समय कॉम्पिटेंट कौन है, सबसे ज्यादा प्रोफेशनलिज्म किसके पास है, और उस कॉम्पिटेंस को लेकर जो भी बेस्ट पर्सन था उसको वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी ने आगे बढ़ाया। और पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि कंजर्वेटिव पार्टी, जो बाय डेफिनेशन कंजर्वेटिव होती है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है कि वो, अगर आप बोरिस जॉनसन का कैबिनेट देखें तो सबसे ज्यादा डाइवर्स कैबिनेट था, उसमें रिप्रेजेंटेशन सबका था, एशियंस का, इनफैक्ट इंडियन डिसेंट के लोगों का तो सबसे ज्यादा था। तो कहीं पर वो जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत को अगर आप भारत के ट्रेडिशनली अप्रोच को देखें किस तरह से कैबिनेट बनता है, तो भारत में भी कैबिनेट की जो संस्था है उसमें हमेशा से रिप्रेजेंटेशन को बहुत बड़ा एक तूल दिया गया है। मुझे लगता है भारत को अब रिप्रेजेंटेशन और कॉम्पिटेंस को देखते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर ज्यादा विचार करने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह की आर्थिक जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग जो आज की है वो बहुत टेक्निकल होती जा रही है, और जैसे जैसे भारत एक ऐसे, हम बड़ा गर्व करते हैं कि हम आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रहे हैं, हमने यूके को पछाड़ दिया है, और आगे आने वाले समय में हम तीसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा लक्ष्य है। वो उसके लिए एक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस की जरूरत है जो मुझे लगता है अभी भी भारतीय जो सिस्टम है वो नहीं देता। अभी भी हम और चीजों पर ज्यादा विचार करते हैं, जो कि मुझे लगता है अपने आप में उनकी भी जरूरत है, रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखा आपने, ब्रिटेन की राजनीति ने अपने लिए वो चुना जो कि उनके लिए सही था, बिना इस बात को ज़्यादा तूल दिए कि वो कैसा दिखता है, कौन से धर्म को मानता है, उनकी पत्नी कहाँ रहती है। टांग खींचने वाले वहाँ भी हैं। अगर आप दुनियादारी के नियमित दर्शक हैं तो आपको ये सारी जानकारी मिल ही रही होगी। जो बिंदु हम यहाँ उठा रहे हैं वो यही कि ऋषि की सफलता का जश्न मनाइए, मेहनत का जश्न मनाइए, शिक्षा का जश्न मनाइए, उनकी समृद्ध परंपरा का जश्न मनाइए, उनके परिवार का जश्न मनाइए। पर ये करते हुए एक सावधानी ज़रूर बरतिए, क्योंकि जो राजनीति साजिद जावेद और ऋषि सुनक के लिए जगह पैदा करती है वही सुहेला ब्रेवरमैन के लिए भी जगह पैदा करती है। ब्रिटेन से बाहर अपनी जड़ें खोजने वाली सुहेला ब्रिटेन में कथित बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर चिंतित हैं, और आपके लाख ना चाहने या चाहने के बावजूद ऋषि सुनक की कैबिनेट का हिस्सा भी हैं। तो गुनते रहिए, बूझते रहिए। ये थी आज की बड़ी खबर। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी कांग्रेस पार्टी में हुई एक नई शुरुआत से जुड़ी है। मल्लिकार्जुन खड़गे आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं।
खड़गे का पदभार ग्रहण समारोह आज यानी 26 अक्टूबर के दिन कांग्रेस के मुख्यालय में हुआ। अध्यक्ष पद का चार्ज लेने से पहले खड़गे ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा उन्होंने नेहरू, इंदिरा और राजीव को भी श्रद्धांजलि दी। 24 बरस के बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई शख्स कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर पहुंचा है। इस मौके पर खड़गे ने पहली बार बतौर अध्यक्ष अपनी पार्टी के नेताओं को संबोधित किया। क्या कहा, सुनिए। आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। अपने संबोधन में खड़गे ने महंगाई जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार की आलोचना भी की और साथ ही सोनिया गांधी की तारीफ करते हुए उन्हें त्याग की मूर्ति बता दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी के कार्यक्रम में सोनिया गांधी का भी संबोधन हुआ। सोनिया गांधी ने बताया कि वो अब राहत महसूस कर रही हैं। सुनिए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो बड़ी राहत महसूस कर रही हूँ। सबसे अधिक संतोष इस बात का है कि अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। सेलिब्रेशन का दौर बीत गया, अब चुनौतियों का दौर है, क्योंकि गुजरात और हिमाचल के चुनाव के लिए रणभेरी बच चुकी है। खड़गे के पास पद है, पद के साथ आने वाली ताकत भी है। इसका इस्तेमाल वो कैसे करते हैं ये सबको नजर आएगा। दूसरी सुर्खी का संबंध दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक आइडिया से है। दरअसल 24 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन केजरीवाल पूजा कर रहे थे। इस दौरान उनके मन में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने का एक विचार आया। वो विचार क्या था, सुनिए। भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। दिवाली की पूजा करते वक्त केजरीवाल के मन में जो भाव आया उसका उल्लेख उन्होंने आज जाकर किया। केजरीवाल भारत की करेंसी पर देवी देवताओं की तस्वीर क्यों चाहते हैं, ये भी सुन लीजिए। देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। एफर्ट्स करने चाहिए, हम सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि एफर्ट्स कर रहे हैं, नतीजे नहीं आ रहे। उस वक्त लगता है कि अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो एफर्ट्स फलीभूत होने लगते हैं, एफर्ट्स के नतीजे आने लगते हैं। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक जनाब पूछ रहे थे कि इस तर्क से दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो भी संचालित होती हैं क्या? कोई अमेरिका वालों को बता दे, चीन जो लगातार प्रतिस्पर्धा में ऊपर उठ रहा है, या एक लंबे समय तक पाउंड करेंसी के संरक्षक ब्रिटेन का शासन रहा, उनको जाकर बता दे कि वो क्यों किसी और की तस्वीर लगाते हैं, अपने इष्ट देवताओं की तस्वीर लगा दें। ये पूछा जा रहा है। बाकी बात यह है कि केंद्र सरकार से अपनी मांग करते हुए केजरीवाल ने इंडोनेशिया का हवाला दिया। कहा कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, वहाँ हिंदुओं की आबादी 2% है, इसके बावजूद वहाँ की करेंसी में गणेश की तस्वीर है। फिलहाल केजरीवाल के इस विचार पर उनकी विरोधी पार्टियां क्या सोच रही हैं वो सुनिए।
तो मैं समझता हूँ ये अरविंद केजरीवाल जी के स्तर से ये बातें आना हास्यास्पद लगती हैं। सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी की जब सोच ही ये सही नहीं है तो उनकी बात को कोई कैसे सही मान सकता है। मुझे तो लगता है कि वो चुनाव आया है तो इसमें भी कुछ न कुछ अपनी वो जो साजिशें हैं वो देने की कोशिश करेंगे। उसके साथ अरविंद केजरीवाल की भी फोटो सटा दीजिए, लगा दीजिए और पसपरिटी। सवाल और भी पूछे जाएंगे। सवाल ये भी पूछा जाएगा कि जो राजनीति बदलने आए थे वो नोटों पर धार्मिक प्रतीकों की राजनीति क्यों कर रहे हैं। वैसे राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए केजरीवाल लगातार हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ दिनों पहले गुजरात दौरे के दौरान केजरीवाल खुद को हनुमान का कट्टर भक्त और विरोधियों को कंस की औलाद बता चुके हैं। कई लोगों ने कहा बीजेपी से उसी की भाषा में बात कर रहे हैं और कई ने कहा बात संवाद सब तो ठीक है पर आस्था को इस तरीके से अर्थव्यवस्था से नहीं जोड़ना चाहिए। तीसरी सुर्खी पिछले 8 महीनों से चल रहे रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध के दौरान डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। इस मसले को लेकर सर्गेई शोइगु ने आज यानी 26 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान राजनाथ ने सर्गेई से कहा कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से निकाला जाना चाहिए और किसी भी पक्ष को परमाणु विकल्प पर विचार नहीं करना चाहिए। यूक्रेन के डर्टी बम के इस्तेमाल को लेकर रूस ने अमेरिका, इंग्लैंड, तुर्की इत्यादि देशों के समकक्षों को भी आगाह किया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने रूस के इस दावे को नकार दिया है। रूस का कहना है कि यूक्रेन के डर्टी बम को परमाणु हमले के बराबर माना जाएगा और उसका जवाब परमाणु हथियारों से दिया जाएगा। चलते चलते ये भी जान लीजिए कि ये डर्टी बम होता क्या है। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सन डिवाइस कहा जाता है। ये एक तरह का बम होता है जिसमें यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जो पारंपरिक विस्फोटक के धमाके के बाद वातावरण में फैल जाते हैं। इस बम में परमाणु बम की तरह एडवांस रेडियोधर्मी पदार्थ की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी जगह इनमें अस्पतालों, परमाणु संयंत्रों या शोध प्रयोगशालाओं से मिलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से परमाणु बम के मुकाबले इन्हें बेहद कम कीमत और कम समय में विकसित किया जा सकता है। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही, पर एक ज़रूरी मुनादी है जो आखिरी में होनी है। आज से शुरू हो रही है लल्लन टॉप क्विज। रोज रात में 9 बजे आप ये क्विज खेल सकते हैं। क्विज खेलने के लिए आपको लल्लन टॉप की ऐप ज़रूर इंस्टॉल करनी होगी। अब आप कहोगे ऐप इंस्टॉल कर ली, क्विज खेल ली, फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा तो है ज्ञान का। ज्ञान बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप रहे टॉपम टॉप तो आपको मौके पर मिलेंगे इनाम जो सीधे आपके खाते में पहुंचेंगे। इससे जुड़े सारे ब्यौरे आपको लल्लन टॉप की ऐप पर मिल जाएंगे। तो रोज़ रात 9 बजे अपने ज्ञान का परीक्षण करिए और फिर अगले दिन आप कह सकते हैं अपने मित्रों से कि आज चाय तुम्हारा दोस्त पिलाएगा। तो गप होती रहे, मित्रों से मिलान होता रहे। अगर आप अभी भी अपने परिवार के साथ हैं क्योंकि दीपावली यही त्यौहार है तो उसका भी आनंद लेते रहिए। आप सबको त्यौहार बीत गया है लेकिन ये एक लंबी श्रृंखला होती है त्योहारों की। दीपावली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, भाई दूज, सबकी बहुत शुभकामनाएं। ज्ञान का ये सिलसिला चलता रहेगा, लल्लन टॉप शो चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं 9 बजे लल्लन टॉप क्विज में। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।